हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और उस अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं और बेसिकली ट्रांजिशंस होते क्या हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में आज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इससे पहले लेक्चर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली एन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। हम ये बात कर चुके हैं और हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल ये रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन का इंटरेक्शन कर देते हैं हम मैटर के साथ, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कहते हैं। और पहले इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता था। और इस प्रकार का जो जो एक प्रकार का जो फिनोमेनन है जिसमें कि इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल का अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के साथ, उसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होगा? इंटरेक्शन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। उस एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसे कहेंगे हम थोड़ी देर में समझते हैं। मॉलिक्यूल में फोटोन की एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे वह चले गए। वो क्या है अभी थोड़ी देर में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन का ये परिणाम हुआ कि इलेक्ट्रॉन लोअर या ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे ट्रांजिट करके चले गए। इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ultraviolet visible spectroscopy is used to detect basically the chromophores like dienes, aromatics, polyenes and conjugated ketones। इसका जो बेसिक वर्क है अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है to detect the presence of chromophores. It is also very useful for in quantitative analysis of compounds with chromophores। अब chromophores क्या होते हैं, धीरे धीरे चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे अल्ट्रावायलेट्स हमें मिलेंगी। और अल्ट्रावायलेट दो तरीके से डिवाइडेड किए जाते हैं। एक नियर अल्ट्रावायलेट रीजन जो कि 190 टू 400 नैनोमीटर का रेंज है, और एक है फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, और वो है बिलो 190 और समटाइम्स इट इज सेड दैट 200 नैनोमीटर। यानी 190 से लेके 400 नैनोमीटर तक का जो रेंज है नियर अल्ट्रावायलेट का है, और 190 से जो नीचे है वो है वैक्यूम या फार अल्ट्रावायलेट रीजन। और फार अल्ट्रावायलेट रीजन में वैक्यूम क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रीजन को रेडिएशन को एब्सॉर्ब न कर ले। इसकी वजह से विच मस्ट बी रिमूव्ड, जिसको हटा दिया जाता है विथ नाइट्रोजन इन दी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रा ऑफ सैंपल। स्पेक्ट्रा क्या है ये हम समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रा एक प्रकार का ग्राफ है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन के जो रेंज है रेडिएशन है मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब करने पर मिलता है, वो हमें इंस्ट्रूमेंट बता के देता है। वो क्या है उसको धीरे धीरे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक इस रेंज का जो भी रीजन है उसको हम नियर अल्ट्रावायलेट बोलेंगे, और बिलो 200 या 190 को हम बोलते हैं वैक्यूम या फार। क्योंकि और इसको वैक्यूम इसलिए बोला रखा जाता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन उस रेंज के अल्ट्रावायलेट एनर्जी को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम बात करते हैं विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन हम जानते हैं कि भाई विबज्योर हमने सुना है, देखा है, वायलेट से लेकर रेड तक का एक रेंज रहता है, जिसमें वायलेट का जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है। हम कल पढ़ चुके हैं
पुराने लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसकी एनर्जी भी कम होती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ नैनोमीटर में हम देखा 400 से लेके 800 नैनोमीटर का जो रेंज है, वह रेंज है विजिबल रीजन का। ये सब नैनोमीटर में इसकी फ्रीक्वेंसीज। तो ये फ्रीक्वेंसी हम अलग-अलग अगर डिवाइड करें, इंडिगो, वॉयलेट, हम देखें 400 टू 420 यानी 20 नैनोमीटर का डिफरेंस इसमें है। और यहाँ पे हम 50 नैनोमीटर का डिफरेंस देख रहे हैं ब्लू के केस में। और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड विबज्योर हमारे सामने है। विबज्योर बन रहा है और विबज्योर की अलग अलग रेंज है। और इस रेंज का अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिखता है तो यानी वो विजिबल होगा, वह दिखाई देगा। और कौन सा एब्जॉर्ब करके क्या दिखाई देता है, इसको भी हम थोड़ी देर में समझते हैं। अब बात करेंगे हम कि जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का बना तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का ओरिजिन क्या होगा। मतलब मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उस मॉलिक्यूल के फोटोन को, उस रेडिएशन के फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। और वो ट्रांजिशन क्या होगा उसको समझ लेते हैं। और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में गया और हमें एक ग्राफ मिला जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोन by molecule result इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर विद क्रोमोफोर्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब क्रोमोफोर जो था मॉलिक्यूल में, उस क्रोमोफोर ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुआ। और कैसे होगा, इसमें प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहां से प्रमोट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टू दी हायर स्टेट। इसका मतलब यह है कि HOMO एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल टू दी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी लोअर एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जिसमें द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इज रिफर्ड एज लैम्डा मैक्स। जो एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम, उसको हम लैम्डा मैक्स के नाम से जानते हैं। और जो यूवी स्पेक्ट्रा है आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन ए वेवलेंथ स्केल इन यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये लोअर एनर्जी स्टेट है। इस लोअर एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि हम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करा रहे हैं। और जहां पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो कम है, उसका कम है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और 111 नैनोमीटर का अल्ट्रावायलेट लाइट इस सिस्टम ने, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया। और ये लोअर एनर्जी स्टेट है और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, क्योंकि इस स्टेट में, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे अधिक ऑक्यूपेशन है और यहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है। यानी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा स्टार है, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब इस सिस्टम ने अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब किया 111 नैनोमीटर का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ, एक्साइट हुआ होमो टू लूमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। और ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो उस प्रकार का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी स्टेट यानी होमो से लूमो की तरफ जाना, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। ये अल्ट्रावायलेट के एनर्जी के फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद ही होता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वह अपनी एक सर्टेन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद ही जाएगा। तो ये बात हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए समझ लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब हुआ, जब अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट को मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्व किया, उसके फोटोन को एब्जॉर्व किया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर गया। This is transition of an electron from HOMO to LUMO by light photon। इसके बाद हम समझते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज लेके आता है ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। It must be noted that each electron level in a molecule is associated with a number of vibrational sublevels। इसका मतलब एक बार और समझ लेते हैं, इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं।
लेकिन इस ग्राउंड स्टेट में और बहुत सारे छोटे-छोटे और भी लेवल्स हैं जिसको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और खास तौर पे वह है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो इस प्रकार के केस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से ये ट्रांजिट होता है। एक्साइटेशन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कॉज्ड बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक निश्चित वेवलेंथ से ही ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा और ये एब्जॉर्प्शन करेगा और उसके बाद रिलैक्सेशन होता है तो उसमें इमिशन होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो वो डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पे ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इस पिक्चर से समझ में आती है, इस फोटोग्राफ से हमें समझ में आ रहा है, वो ये है, इस डायग्राम समझ में ये आ रहा है कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो मॉलिक्यूल का छोटे छोटे वाइब्रेशनल सब लेवल्स में डिवाइडेड रहता है, एसोसिएटेड रहता है। छोटे छोटे वाइब्रेशनल लेवल एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होते हैं एंड each vibrational sublabels is termed is associated with a number of sub rotational level और उसके बाद जो वाइब्रेशनल लेवल है वो भी छोटे छोटे रोटेशनल लेवल में सब डिवाइडेड रहते हैं। तो यानी एक एनर्जी लेवल में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी हैं। तो उसमें क्या होता है, एनी इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम एनी ऑफ द सब लेवल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी ऑफ द सब लेवल इन द एक्साइटेड स्टेट। जरूरी नहीं है कि वो एक सर्टेन इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ही जाएगा, वो किसी भी लेवल में जा सकता है। बट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंजेस विद इलेक्ट्रॉनिक चेंज इन मॉलिक्यूल देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन रिक्वायर ओनली स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। छोटे छोटे अगर एनर्जी भी कम एनर्जी भी अब्सॉर्ब करेगा तो वो एक सर्टेन लेवल तक या तो रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिट हो सकता है या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिट हो सकता है या अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से उसमें ट्रांजिट हो सकता है। तो ये एक प्रकार का सब लेवल को हमने समझा जो कि और माइक्रोस्कोपिक वे में हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं और इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा ये भी समझ लेते हैं। जो मॉलिक्यूल है जिसने इंटरेक्शन किया है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो हम मॉलिक्यूल में हम बोल रहे हैं क्रोमोफोर। ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें क्रोमोफोर होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो नॉन बॉन्डिंग से हो, पाई इलेक्ट्रॉन से हो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन से हो। तीन कंडीशंस हैं, या तो सिग्मा बॉन्डिंग से हो या नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अनसैचुरेटेड फंक्शन में वह क्या होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, वो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ड्यू टू दियर सिमेट्री प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ईच ट्रांजिशन कैन बी अलाउड। जो हाई इंटेंसिटी का होता है वो अलाउड होगा, जो लो इंटेंसिटी का होगा वह ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगा। इसको ट्रांजिशन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है। एब्जॉर्प्शंस विद हाई एप्सिलॉन आर अलाउड ट्रांजिशंस। जिनकी वैल्यू ज्यादा है वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो अलाउड है, जिनकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू कम है वह फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि इंटेंसिटी कम दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो अगर ट्रांजिशन की बात करें कितने प्रकार का ट्रांजिशन हो सकता है। इसमें हमारे पास 4 प्रकार के ट्रांजिशंस हैं और 4 प्रकार के ट्रांजिशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की बॉन्ड्स होते हैं। एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्डिंग, और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, अगर मैं अल्कोहलिक ग्रुप को देखूं तो ओ के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आर ओ ग्रुप को देखता हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। अब ये कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम इसको एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है, इसलिए इसको कैटेगरी में रखा गया है। और इस इन पाई सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है, पाई का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहां कहां से हुआ, एक है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जब सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चला जाता है तो उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। उसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जहां से वो चला जाता है सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार में, और सिग्मा स्टार में चला जाता है तो एन टू सिग्मा स्टार। दूसरा है एन टू पाई स्टार और तीसरा है पाई टू पाई स्टार। यानी इलेक्ट्रॉन जब इन डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिट करता है तो उस प्रकार के ट्रांजिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। एक है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है एन टू पाई स्टार, तीसरा है
N2 सिग्मा स्टार और चौथा है पाई टू पाई स्टार। 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये कब हुआ? जब इन मॉलिक्यूल्स ने जिसमें क्रोफोर्स हैं उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और स्पेशली अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इसके बाद हम वन बाय वन इनको और एक्सप्लेन करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यह इस प्रकार का ट्रांजिशन है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में चला जाता है। ये अपने आप में इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चले जाएंगे। उसको हम बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है या जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, वो एक्साइट होके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन इज वेरी हाई, क्योंकि ये जो बॉन्ड है बहुत मजबूत होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी। एंड हेंस दे अकर एट शॉर्टर वेवलेंथ। एनर्जी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Thus, the compound in which all valence shell electrons are involved in single bond formation, such as saturated hydrocarbons, they do not show absorption at in ordinary ultraviolet region, क्योंकि कम एनर्जी पर यह एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा, इसलिए इसके लिए हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन। मीथेन में सिग्मा एच सी एच का एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसमें कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन हो सकता है, और वो मैक्सिमम उसका है एब्जॉर्प्शन 125 नैनोमीटर का। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिग्मा ट्रांजिशन आर नॉट सीन इन टिपिकली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, क्योंकि उसकी एनर्जी 1 टू 100 चले गए टू 700 नैनोमीटर की तक है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइक्लोप्रोपीन का 190 है, साइक्लोएल्केन का 135 है, तो ये वैक्यूम है। हमने कहा 200 से नीचे जो है वैक्यूम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। वेवलेंथ अगर कम है तो उस वेवलेंथ कम में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। 125 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ कम है, 200 की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इस वेवलेंथ की वजह से हम देखते हैं एनर्जी कम आ गई, तो एनर्जी कम में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, हाई एनर्जी में एब्जॉर्प्शन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें भी वही कंसेप्ट है। N की यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा स्टार में ट्रांजिट कर गए तो उसको हम कहते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। These are the excitation from saturated compounds containing non-bonding atomic orbital to an antibonding sigma star orbital. These compounds having non-bonding electrons on oxygen, हमने कहा कि ऑक्सीजन में इस प्रकार के होते हैं, एन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं, सल्फर में होते हैं, हेलोजेंस में होते हैं, तो वो ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। दिस ट्रांजिशन दो ऑफ लोअर एनर्जी ट्रांजिशन आर नॉट मच ऑफ इंपोर्टेंस, क्योंकि इस तरीके जो है इसमें क्या होता है कि सिग्मा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तरह इसकी एनर्जी भी यानी क्या होता है, दीज ट्रांजिशन दो ऑफ लोअर एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, थोड़ा कम एनर्जी इसका रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेस्पेक्टिवली ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है। These can be initiated by light whose wavelength is in the range of 150 to 250 नैनोमीटर। इस रेंज की वेवलेंथ अगर होगी, यानी यह लोअर एनर्जी हायर एनर्जी की वेवलेंथ होगी, तो इस प्रकार के ट्रांजिशंस होंगे। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विथ N2 सिग्मा स्टार पीक्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज स्मॉल, कम होगा इसमें। और एग्जांपल हमारे पास वेपर कंडीशन में मिथाइल अल्कोहल, इसका एब्जॉर्प्शन है वेवलेंथ का 183 नैनोमीटर का। तो ये इसके एग्जाम्पल के साथ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमने समझा। इसके बाद आता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में भी वही बात है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट होके ट्रांजिट होके सिग्मा पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है तो उसको N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों, हेटेरो एटम्स हों, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग एटम्स हों, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, यानी इस प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन काफी ज्यादा होता है। दिस शोज ट्रांजिशन, और इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं यह होते हैं वीक एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाते हैं, क्योंकि आसानी से ये जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हेटेरो एटम होने की वजह से हो जाता है। अदरवाइज अगर हेटेरो एटम ना हो, यानी इनके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं हो, तो ये इस प्रकार की ट्रांजिशन ये नहीं दिखा पाएंगे।
इस प्रकार का ट्रांजिशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, दैट एंड टेक्स प्लेस वेल विद इन द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें एब्जॉर्प्शन दिखा जाता है, दिखा देता है अल्ट्रावायलेट जो साधारण सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। असिमेट्रिकल फॉरबिडन एंड लो इंटेंसिटी ट्रांजिशन, जिसमें एग्जांपल हमारे पास है सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसका लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ 185 टू 300 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन है। इसके बाद हम समझते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। डेफिनेटली पाई का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में चला जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा। दैट ट्रांजिशन इन विच पाई स्टार इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार are called pi to pi transition. In this case, a molecule containing isolated unsaturated carbon, these transition require relative higher energy and generally take place in the far ultraviolet region. इसके लिए भी ऊर्जा ज्यादा चाहिए क्योंकि पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा। फार अल्ट्रावायलेट रीजन चाहिए, एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। दिस इज यूजुअली सिमेट्रिकली अलाउड एंड हाई इंटेंसिटी ट्रांजिशन। And Y to pi star transition in ethylene and simple aldehyde and ketones produces a high intensity absorption band 170 nanometer to and 180 nanometer in vacuum ultraviolet respectively। इन दोनों का अलग हम एग्जांपल देखें तो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में इनका एब्जॉर्प्शन हुआ 200 से नीचे, 190 से नीचे। एक्सटेंडेड कंजुगेशन लोअर्स डेल्टा ई, एनर्जी चेंज जो है वो कम दिखाता है, एंड इंक्रीजेज लैम्डा मैक्स। एनर्जी कम होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इसको 5 डबल बॉन्ड्स के देखते हैं तो वो विजिबल रीजन में चला जाता है, यानी अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रीजन आता है। अगर इसमें डबल बॉन्ड का हम डबल बॉन्ड बढ़ा दें, 5 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कर दें, तो ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाने लगता है। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको क्रोमोफोर कह रहे हैं हम, यानी कंपाउंड में अगर इस तरीके के डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन होगा तो वो क्रोमोफोर्स होंगे, और हर तरीके के क्रोमोफोर्स यानी सिस्टम के लिए एक्साइटेशन अलग अलग होगी, उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, और डेफिनेटली सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है तो सॉल्वेंट की वैल्यूज सॉल्वेंट अलग अलग यूज किए जाएंगे। अब देख सकते हैं हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा इजीली 171 पे, और ये है फार अल्ट्रावायलेट रीजन। इसका लैम्डा मैक्स 171 इस तरह वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डबल बॉन्ड वाला केस है उसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एन भी हैं, तो दोनों प्रकार के एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। NO में भी इसी दोनों प्रकार के एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, 290, 180, 275, 200। इथेनॉल वाले केस में ये एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इस प्रकार से कार्बन हैलाइड्स जितने भी हैं या जितने भी हैलोजेंस जुड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाएंगे टू दी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जिस केस में आई हेक्सेन सॉल्वेंट में 205, 255, ये एक एग्जांपल है कि ये सर्टेन क्रोमोफोर्स सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे सामने है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। इसी वजह से अल्ट्रावायलेट को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब बात करेंगे, इसमें हमने बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहले टर्म्स को हमने यूज किया है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स टर्म का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हम सिंपल समझ लेते हैं क्रोम से। क्रोम का मतलब होता है कलर से, यानी ऐसे कंपाउंड जो कलर दिखाएंगे उनको हम क्रोमोफोर्स कहेंगे या डबल बॉन्ड वाले। अब इसका डेफिनेशन हम समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स दैट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इससे पहले हम समझ रहे थे कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऐसा है। A chromophore is the section of the molecule that causes us to see color। ये हमने बात रखी कि कलर इसमें दिखाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स होते हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं। द क्रोमोफोर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। कंजुगेशन किसे कहते हैं, कंजुगेशन उसे कहते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड नहीं है फिर डबल बॉन्ड है। इस प्रकार की जो सिस्टम्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत जरूरी है समझना, इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का कलर कैसा होता है, वो होता है कैरेट। कैरेट में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, और इसका जो कलर होता है आप जानते हैं डार्क ऑरेंज कलर होता है कैरेट का। तो बीटा कैरोटीन में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से
यह कलरफुल दिखता है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लगभग 455 नैनोमीटर की ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हम जानते हैं कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैसा कलर दिखाएगा, ये है ब्लू लाइट और इसको एब्जॉर्ब यानी 400 नैनो 55 नैनोमीटर हमारा 430 टू 490 रेंज में है, ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ये दिखाएगा कैसा, ऑरेंज। ये व्हील हमारे पास है, इस व्हील में जो कलर है उसके काउंटर कलर, अगर मान लेते हैं ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल तो वो ब्लू कलर दिखाएगा, क्योंकि ऑरेंज ब्लू कलर के काउंटर में है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर है कि रेड कलर का काउंटर में हमें दिखाई देगा ग्रीन कलर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो दिखाएगा ग्रीन कलर। इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली 455 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब यानी ब्लू रेंज पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। यानी कोई भी केस में ब्लू कलर वाला एब्जॉर्ब करने वाला ऑरेंज कलर का ही होगा। कैट हम जानते हैं ये बीटा कैरोटीन की वजह से ऑरेंज कलर दिखाता है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है लाइकोपीन, जो हम डेली देखते हैं। लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है और ये कलर डबल बॉन्ड्स के होने की वजह से है और बीटा कैरोटीन से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं लाइकोपीन में। इस वजह से ये 474 नैनोमीटर का, ये देखिए ये 474 नैनोमीटर का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी ये ब्लू ग्रीन इस रेंज में 474 रीजन, ये ब्लू ग्रीन वाले रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है और ये इसमें एब्जॉर्ब करने की वजह से ये इट अपीयर्स रेड। हम देखते हैं टमाटर कितना लाल होता है। इसलिए ये इस व्हील को, कलर व्हील को हमें समझना जरूरी है। जिसके रेंज में ये एब्जॉर्प्शन करेगा उसके अपोजिट, मैक्सिमम अपोजिट कंडीशन में ये कलर शो करेगा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अधिक डबल बॉन्ड होने से। और ये डबल बॉन्ड कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा टर्म है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का जो मीनिंग है उसके शब्द समझते हैं। ऑक्सो का मतलब होता है टू इंक्रीज और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी ऐसे कंपाउंड जो क्रोमोफोर के साथ लगा दिए जाएं तो उस क्रोमोफोर के कलर को और बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, या ऑक्सिलरी क्रोम्स कह सकते हैं इसको, ऑक्सिलरी क्रोमोफोर्स कह सकते हैं। ग्रीक वर्ड है क्रोमोफोर, जिसमें ऑक्सो का मतलब है इंक्रीज करना और क्रोम का मतलब है कलर। सब्स्टिट्यूएंट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक ये हमारे पास है, इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NH में भी नॉन बॉन्डिंग होता है, SS में भी। इस प्रकार के जितने भी सिस्टम है मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो मॉलिक्यूल यानी क्रोमोफोर्स में लगाने पर व्हेन अटैच्ड टू पाई क्रोमोफोर्स दे जनरली मूव द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू द लॉन्गर वेवलेंथ, तो यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। दूसरा और हमारे पास एक टर्म है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इनको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं इसका ये जो चार्ट है, यानी वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच में जो चार्ट एब्जॉर्ब ड्रॉ किया गया है स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है। अगर इस स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो गई, अब ये शिफ्टिंग क्यों होगी, क्योंकि हम क्रोमोफोर में ऑक्सोक्रोम जोड़ रहे हैं, तो शिफ्टिंग होती है वेवलेंथ की। अगर लॉन्ग शॉर्ट से लॉन्गर की तरफ यहां पर था, यहां से शिफ्टिंग हो गई इस पॉइंट की लेमडा मैक्स की राइट डायरेक्शन की तरफ, तो इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं रेड शिफ्टिंग या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। राइट डायरेक्शन की तरफ अगर वेवलेंथ लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई तो दिस इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दो वर्ड है यहाँ पे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ। यानी हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि यही लेमडा मैक्स अगर डाउन हो गया, कम हो गई इसकी वैल्यू, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। और इस प्रकार है हाइपर। हाइपर का मतलब हो तो ऊपर, यानी जो अगर वेवलेंथ ऊपर बढ़ गई, ये वाली वेवलेंथ ऊपर को चले गई, एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई बैंड की, तो वो हाइपरक्रोमिक हो गया। और ये वेवलेंथ अगर नीचे आ गई तो इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए बैंड इज हाइपोक्रोमिक। यानी दाईं तरफ बढ़ गई लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो रेड शिफ्ट, बाईं तरफ बढ़ गई तो ब्लू शिफ्ट। रेड को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं और इसको हम बोलते हैं हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यानी एच से बी से याद कर लो, एच को बी से जोड़ लो, HB पेंसिल यूज करते थे। हाइप्सोक्रोमिक होगा तो ब्लू कलर दिखाएगा और हाइपर टेंशन हो गया, ऊपर को
बढ़ गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। हाइपो का अपोजिट, हाइपर का अपोजिट हाइपो, और हाइप्सो का ब्लू कलर का, और बैथोक्रोमिक हो गया रेड शिफ्ट। ये एक सिंपल तरीके से याद करने का है। जब हम वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस का ग्राफ देखते हैं तो अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम ज्यादा, दाई बाई, अगर बैंड में इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है तो हाइपर हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर दाएं बाएं बढ़ रहा है तो उसको बैथोक्रोमिक और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ये हम समझ लेते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है मॉलिक्यूल का, उस पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। ये थोड़ा समझने वाली बातें हैं। इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि अलग अलग हमारे पास अगर सॉल्वेंट्स होते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता रहता है। ये हमारी समझने की बातें हैं, ये हम इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट है तो दैट अलाउज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू द सैंपल। नॉन पोलर सॉल्वेंट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सोल्यूट। हम जानते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगी बातें। हमारे पास एक इथेनॉल है, इथेनॉल को हमने फिनॉल में ऐड किया है। मींस हम देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा फिनॉल का, एक इथेनॉल में, दूसरा हमने आइसोऑक्टेन में, दो हमारे पास सॉल्वेंट है। फिनॉल को पहले हमने इथेनॉल में ऐड किया और तब जाके देखा कि क्या क्या चेंजेज आए। तो हमने देखा कि इथेनॉल और फिनॉल दोनों आपस में किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इथेनॉल और फिनॉल अगर हम देखते हैं तो इथेनॉल और फिनॉल यानी पोलरिटी की बात करें तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो दिखाएगा फाइन स्ट्रक्चर। यानी इथेनॉल जो था वो, इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो फाइन स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सॉल्यूट। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा इथेनॉल जो है, जो इथेनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा फिनॉल के साथ, और आइसोऑक्टेन फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर फाइन है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है आइसोऑक्टेन। इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है फिनॉल के साथ, इसलिए उसका स्ट्रक्चर फाइन नहीं है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट का। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में और भी चीजें हैं कि पोजीशन इंटेंसिटी जो वो बैंड की है वो स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फिनॉल का आइसोक्टेन और इथेनॉल के साथ पढ़ा। हाइड्रोकार्बन एक्सपीरियंस वेरी लेस सॉल्वेंट इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता नहीं क्योंकि नॉन पोलर है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स shows two different shifts in bands for changing solvents from non-polar to the polar protic one। तो ये थोड़ा सा उसकी इफेक्ट की बात है, इसको हम इस से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं। एनर्जी बढ़ी, अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के केस में वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ जाता है। ये जो वेवलेंथ दिखा रहे हैं हम, अगर हमने बिना पहले सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया है, इधर इधर इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ है सॉल्वेंट, एस का मतलब है सॉल्वेंट। pi to pi star band moves to longer wavelength, n to pi star band moves to shorter wavelength। ठीक है, pi star orbital get stabilized due to more polarity by solvation than pi orbitals। n orbital get stabilized mainly by hydrogen bonding। तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट हम देख रहे थे और सॉल्वेंट का ये इफेक्ट है। तो ये दो प्रकार की जो चीजें हमने देखी अभी यहाँ पे कि सॉल्वेंट के इफेक्ट से जो वेवलेंथ एनर्जी का जहाँ पे देख पा रहे हैं हम, शॉर्टर हो जा रही है चीजें, और ये मूव कर रहा था शॉर्टर की तरह। यहाँ पे पहले हायर एनर्जी थी, ये फिर सॉल्वेंट के केस में ये एनर्जी कम हो गई। यहाँ पे हायर एनर्जी थी, सॉल्वेंट आया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। इसी तरीके से इसकी एंटी बॉन्डिंग एनर्जी यहाँ ज्यादा थी, सॉल्वेंट आया तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो यानी एनर्जी इसकी कम होगी तो वेवलेंथ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के इस प्रकार से इफेक्ट हम देख पाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है और उसके फंक्शंस क्या है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को और शुभचिंतकों को इसको शेयर करें, साझा करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से तो आप कमेंट में आके जरूर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं उस डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।